नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र राणा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर केमिस्ट्री विद राणा सर। आज हम आपके लिए लाए हैं 2023 का सैंपल प्रश्न पत्र, जो कि इस बार का जो आपका पैटर्न रहेगा वो भिन्न प्रकार का रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपसे एक एक नंबर के इस बार प्रश्न 14 पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय होंगे और 9 से 14 तक यानी 6 जो आपके पास प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे, वन वर्ड आंसर या शॉर्ट आंसर के रूप में आपको आंसर लिखना होगा। तो हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 2022 का जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है उनको हमने सभी को संपूर्ण हल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आज का जो पहला प्रश्न है, दूध उदाहरण है। तो दूध जो उदाहरण होता है वो होता है आपका पहला ऑप्शन है जल का, दूसरा होता है पायस का, तीसरा होता है वास्तविक विलयन का और चौथा होता है जाग का। तो जो दूध उदाहरण होता है वो होता है पायस का। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, यानी दूध उदाहरण किसका होता है, पायस का होता है। अगर आपसे कोई अन्य प्रश्न पूछा जाए कि जल का उदाहरण लिखिए, तो जल का जो उदाहरण होता है यानी जो पहला ऑप्शन है इसका जो उदाहरण होता है वो होते हैं मक्खन हो गया या पनीर हो गया। तो जल के उदाहरण की बात करेंगे तो क्या है, मक्खन और पनीर, यानी सॉलिड में लिक्विड। आपने देखा मक्खन हमारा सॉलिड अवस्था में होता है और उसमें क्या होता है, कुछ पानी की बूंदें भी अंदर होती है। तो हम इसका उदाहरण की बात करें तो किसका उदाहरण है, जल का उदाहरण है। वास्तविक विलयन की बात करेंगे तो वास्तविक विलयन की बात करें तो वास्तविक विलयन का जो उदाहरण होता है वो होता है हमारे पास NaCl हो गया, नमक NaCl हो गया, चीनी हो गया और ग्लूकोज हो गया। तो ये सभी किस विलयन का निर्माण करते हैं, वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। जाग की अगर बात करेंगे तो जाग का जो निर्माण होता है वो कौन सी है, फेंटी गई क्रीम। तो जाग का उदाहरण की बात करें तो फेंटी गई क्रीम या साबुन का जाग क्या कहलाता है, कौन सा उदाहरण है, जाग का उदाहरण है। ठीक है, अगला है हमारे पास कॉपर पायराइट, यानी जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, कॉपर पायराइट का सूत्र है। तो जो कॉपर पायराइट का सूत्र होता है यहाँ पर पहला CuFeS, CuFeS2, CuS, Cu2FeS2। तो आपका जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, CuFeS2। इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर पायराइट। अगला प्रश्न आपके पास पूछा जाता है कि आयरन के दो अयस्कों के नाम लिखिए। तो दो अयस्क जो होते हैं आयरन के, एक होता है हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। इनका जो फॉर्मूला होता है, एक का होता है Fe2O3 और दूसरे का होता है Fe3O4 होता है। दो हमारे पास अयस्क होते हैं। अब कौन सा हेमेटाइट होगा, कौन सा मैग्नेटाइट होगा, तो इसको ध्यान में रखने के लिए आपने एक काम करना है कि H हमारा पहला आता है और M, H यानी हेमेटाइट और M यानी मैग्नेटाइट। तो H पहले आता है, इसका मतलब इसमें Fe की संख्या क्या होगी, कम। जिसमें Fe की संख्या कम होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा हेमेटाइट कहलाएगा। अगर Fe की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी तो M बाद में आता है, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। समझ में आ गया। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अगर आपसे पूछा जाए तो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। ठीक है, बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट अयस्क है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट XH2O। ठीक है ना। तो बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 डॉट XH2O, यानी बॉक्साइट या एल्यूमिनियम का अयस्क। अगर आगे बात करें अयस्कों की तो एक हमारे पास ZnS होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ZnS का नाम लिखिए। ठीक है, तो जिंक जो सल्फाइड होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, जिंक ब्लेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जिंक ब्लेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला एक आपके पास और पूछा जाता है PbS। तो PbS को हम क्या बोलते हैं, गैलेना कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको भिन्न प्रकार के प्रश्नों को बताया है, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो ZnS अगर आपसे पूछेगा कि जिंक ब्लेड का सूत्र तो क्या, ZnS। ठीक है, अगर पूछेगा गैलेना का सूत्र PbS हो गया। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कॉपर पायराइट का तो CuFeS2। ठीक है, अगला हमसे पूछे हेमेटाइट का तो Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर सही रहेगा वो रहेगा कॉपर पायराइट का सूत्र जो है वो क्या है, CuFeS2।
ठीक है। और इसको शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो हमारे पास सल्फाइड है इसका, उसको शुद्ध करने के लिए हमेशा फेन पल्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि गैलेना, जिंक ब्लेड और कॉपर पायराइड को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपने क्या लिखना, फेन पल्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अयस्क को उसको शुद्ध करने के लिए फेन पल्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो आपका तीसरा प्रश्न है वो है पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन है तो पहला आपके पास एंटीसेप्टिक यानी प्रतिविषरोधक, दूसरा हो गया पीड़ाहारी, तीसरा हो गया ज्वररोधी और चौथा हो गया प्रतिजैविक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक होते क्या है कि वे औषधि जो शरीर के अंदर उपस्थित जीवाणु के क्रियाशीलता को क्या करता है, कम करता है, उसकी में वृद्धि नहीं होने देता है या उसकी कार्य क्षमता को क्या करता है, कम करता है, क्या कहलाते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। शरीर के अंदर उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया होंगे उसको निष्क्रिय कर देना या उसकी क्रियाशीलता को कम कर देना या उसकी वृद्धि को रोकना, सारे क्या कहलाते हैं, हमारे एंटीबायोटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या हमारे पास एंटीबायोटिक का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ज्वररोधी किसे कहते हैं, तो वे औषधि जिनका प्रयोग ज्वर को कम करने के लिए किया जाता है या शरीर के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, ज्वररोधी कहलाया जाता है या कहते हैं। ठीक है ना। इसका जो उदाहरण है वो है हमारे पास पैरासीटामोल हो गया पहला। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो एस्प्रिन, तो पैरासीटामोल और एस्प्रिन जो है ये किसके उदाहरण होते हैं, ज्वररोधी के उदाहरण होते हैं। ज्वर को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीड़ाहारी की अगर हम बात करेंगे, बी ऑप्शन जो है पीड़ाहारी, इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल होगा वो भी क्या होगा, पैरासीटामोल। तो आपने देखा होगा पैरासीटामोल का प्रयोग कभी कभी पीड़ा के रूप में भी करते हैं, यानी जो हमारे शरीर में पीड़ा को कम करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। तो इसका उदाहरण भी क्या होगा, पैरासीटामोल। एंटीसेप्टिक, जो हमारे घावों पे जिन औषधि का प्रयोग घावों में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है या उसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, एंटीसेप्टिक यानी प्रतिविषरोधक कहते हैं। समझ में आ गया होगा, यानी प्रतिविषरोधक कहां पे प्रयोग करते हैं, घाव में उपस्थित बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए। पीड़ाहारी, पीड़ा को कम करने के लिए जिन औषधि का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है, पीड़ाहारी कहलाता है। ज्वररोधी, वे औषधि जिनका प्रयोग ज्वर को कम करने के लिए किया जाता है या शरीर के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, ज्वररोधी कहलाता है। एंटीपायरेटिक और प्रतिजैविक, वे औषधि जो शरीर के अंदर उपस्थित जीवाणु की क्रियाशीलता को कम करने के लिए या क्रियाशीलता को नष्ट करने के लिए जिन औषधि का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। तो इनके एग्जांपल देख लो, एंटीसेप्टिक में डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एंटीसेप्टिक होते हैं। पीड़ाहारी की बात करेंगे तो पीड़ाहारी के रूप में हम पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ज्वररोधी की बात करेंगे तो ज्वररोधी में एस्प्रिन, कई बार पूछा गया है कि एस्प्रिन है तो क्या हमारे पास ज्वररोधी का एग्जाम्पल है। ठीक है। पैरासीटामोल भी अगर पहले प्रेफरेंस हम पीड़ाहारी में देंगे लेकिन वह ज्वररोधी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रतिजैविक की अगर हम बात करेंगे एंटीबायोटिक की, तो यहाँ पे पेनिसिलिन का प्रयोग प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है वो किसका होता है, आइसोप्रीन का होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं संश्लेषित रबर बहुलक है, तो जो संश्लेषित रबर बहुलक होता है उसके जो एग्जाम्पल है वो दो हैं। ठीक है ना, नियोप्रीन और ब्यूना एन। नियोप्रीन को हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं और ब्यूना एन जो हमारा होता है ब्यूट 1,3 डाइइन और एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलक होता है। आइसोप्रीन की सूत्र की बात करेंगे तो आइसोप्रीन का जो सूत्र होता है 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन हमने लिख दिए, 2 पे मिथाइल है तो दूसरे पे CH3 नोट कर लिया। ठीक है। 1,3 डाइन है तो पहले पे भी डाइन है, दूसरा और तीसरे पे भी डाइन है। ठीक है। यहां पर देखें, यहां पे बैलेंस करेंगे तो 1, 2 और 2 H हो जाएंगे इस कार्बन पे। यहाँ पर 1, 2, 3 और 1 4 हो गया। इस कार्बन पे हमारे पास 1, 2, 3 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H लगा देंगे। ठीक है। अगला यहाँ पे लास्ट जो कार्बन है उसमें क्या कर देंगे, 2 बॉन्ड थे तो 2 हमने H लगा दिए। तो यानी 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइइन को हम क्या कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो प्राकृतिक बहुलक किसका होता है, आइसोप्रीन का होता है। और संश्लेषित रबर जो बहुलक है वो किसका है, ब्यूना एन और नियोप्रीन। नियोप्रीन को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम नियोप्रीन के सूत्र की बात करें तो जो नियोप्रीन का सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा कार्बन है उसकी जगह पर क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन उपस्थित होता है।
ठीक है, अगला आपके पास प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है आपके पास वो है विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। ठीक है ना, तो आपके पास इनमें से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो इनके या तो रासायनिक नाम पूछा जाएगा, ठीक है, या जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहले विटामिन ए होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या तो उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, इसी प्रकार B1, बी के हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो B1 का जो आपका रासायनिक नाम होता है वो होता है आपके पास थायमिन। ठीक है, थायमिन। और B2 का जो आपके पास नाम होता है, B2 का होता है राइबोफ्लेविन। B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। B जो 12 होता है उसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। तो हमने यहाँ पर विटामिन ए क्या था? रेटिनॉल। B1 का क्या था? थायमिन। B2 का क्या था? राइबोफ्लेविन। B6 का क्या हो गया? पायरिडॉक्सिन। और B12 का क्या हो गया? साइनोकोबालामीन। ठीक है ना। इसी प्रकार जो विटामिन सी होता है ये भी कई बार पूछा जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H8O6 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो सूत्र होता है C6H8O6 होता है। और इसके द्वारा होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग कहते हैं। ठीक है, अगला आपके पास विटामिन डी। तो जो आपके पास प्रश्न पूछा गया है तो विटामिन डी जो है उसका जो रासायनिक नाम है होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है ना। विटामिन ये जो राइबोफ्लेविन होता है ये किसका होता है? विटामिन B12 का होता है, B2 का होता है। विटामिन B12 को तो साइनोकोबालामीन होता है। तो आपके पास विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया तो क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, अगला है आपके पास विटामिन डी। फिर ई की बात करेंगे तो ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इनको अच्छे से याद करके आप पेपर में जाएं, इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और लास्ट है आपके पास विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन होता है। तो विटामिन के का जो नाम होता है वो क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन होता है। तो ए का हो गया रेटिनॉल, बी का हो गया पहला B1 हो गया हमारे पास थायमिन, B2 हो गया राइबोफ्लेविन, B6 हो गया पायरिडॉक्सिन और B12 हो गया राइबोसाइनोकोबालामीन हो गया। विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसके द्वारा जो रोग होता है स्कर्वी होता है। इसका जो फॉर्मूला है C6H8O6 होता है। C6H8O6। ठीक है, विटामिन ई का जो हमारा रासायनिक नाम है वो क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो आपको ये एक चीज याद रखनी है, ADEK, एडेक, ADEK, इसको क्या बोलते हैं? एडेक। तो ये जो विटामिन होते हैं ADEK ये फैट में घुलनशील होते हैं, यानी वसा में घुलनशील होते हैं। बचा हुआ कौन सा है? B और C। ये दोनों किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। आपने नींबू पानी पिया होगा तो उसमें क्या होता है? C होता है। इसका मतलब नींबू किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। तो B और C किस में? जल में घुलनशील है। और ADEK किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है? तो एल्डिहाइड के जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो एलिफेटिक जो भी एल्डिहाइड होंगे वे सभी फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं। किसको अपचयित कर देते हैं? फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास एरोमेटिक यानी जो बेंजल्डिहाइड होता है, एरोमेटिक वाला, ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एल्डिहाइड तो है ही नहीं, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो फेलिंग विलयन को अपचयित करता है? तो जो हमारे पास
फॉर्मिक एसिड है, डी वाला जो ऑप्शन है, ये फेलिंग विलयन को अपचयित करता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, HCOOH इसका फॉर्मूला होता है, किसका? मेथेनोइक, HCOOH। ठीक है ना, मेथेनोइक का जो फॉर्मूला होता है HCOOH। तो निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित करता है? तो कौन सा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा फेलिंग विलयन को अपचयित करता है, और सभी एल्डिहाइड भी अपचयित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, तो कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? इसमें जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज क्या काम करता है? जो आपके पास सुक्रोज होता है C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, इसका जल अपघटन करता है, वो क्या बनाता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का निर्माण करता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज का जल अपघटन करता है? कौन सा? इन्वर्टेज है। ठीक है, और ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? वो जाइमेज है। ठीक है, दो आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, 8वां। निम्न में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो अणुसंख्या गुणधर्म है? तो अणुसंख्या गुणधर्म हमने 4 प्रकार के पढ़ा था। ठीक है ना, आपेक्षिक वाष्प दाब अपनयन, हिमांक में अपनयन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? परासरण दाब, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? तो परासरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। ठीक है, और कौन से? अपेक्षिक वाष्प दाब अपनयन, हिमांक में अपनयन और क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब बात आएगी अणुसंख्या गुणधर्म होता क्या है? तो विलयन के वे गुण, किसी भी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। यानी विलयन के कोई भी गुण है, जो विलयन के वे गुण जो विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है ना, अगला है उपसय संयोजन संख्या से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 2, उपसय संयोजन संख्या से क्या अभिप्राय है? तो सबसे पहले हम इनके आपको आंसर शो कराएंगे, जो हमारे पास हमने जितने भी अभी ऑप्शन किए हैं उनके आंसर, उसके बाद हम प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला का जो आंसर है वो क्या है? पायस है, यानी दूध किसका उदाहरण होता है? पायरस, पायस का उदाहरण होता है। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था? कॉपर पायराइड का सूत्र है, तो CuFeS2 होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कई प्रकार के प्रश्न भी बताए हैं। अगला है कि निम्न में से प्रतिजैविक है क्या था? पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन क्या आपके पास? प्रतिजैविक होता है। ठीक है, आगे आपके पास चौथा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या बताया था? जो हमारा प्राकृतिक बहुलक है वो किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है। इसका जो हमारा नाम होता है 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन पे मिथाइल था, 1,3 ब्यूटाडाइईन होता है। ठीक है, अगला आपके पास देखेंगे यहाँ पर, अगला जो हमारा 5वां प्रश्न है वो क्या है आपके पास? 5वां प्रश्न कि विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखे। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था? कैल्सीफेरॉल था। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा फेलिंग विलयन को अपचयित करता है? तो फेलिंग विलयन को कौन अपचयित करता है? फॉर्मिक अम्ल अपचयित करता है, या मेथेनोइक अम्ल अपचयित करता है, और सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड भी अपचयित करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और प्रश्न था कि फेलिंग विलयन 2 प्रकार के होता है, एक होता है ए और एक होता है बी। ए का जो हमारा नाम होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4, और बी का जो फॉर्मूला होता है फेलिंग विलयन बी का, वो क्या होता है? वो होता है OOCCH, सिंगल बॉन्ड CH और COO होता है। CH पे यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर CH पर भी OH होता है। यहाँ पे सोडियम होगा और यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम। तो देखो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट फेलिंग विलयन बी का सूत्र होता है। फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट और फेलिंग विलयन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, अगला है आपके पास कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? इसका आंसर क्या है आपके पास? जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज एंजाइम क्या करता है? जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उसे किस में चेंज करता है? एथिल अल्कोहल में चेंज करता है। और इन्वर्टेज क्या करता है? इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला आपके पास प्रश्न है कि जो हमारे पास यहाँ पर परासरण दाब, यानी
अणुसंख्या गुणधर्म है। तो कौन सा है? प्रार्थना दाब हमारे पास क्या है? अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण होता है, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, हिमांक में उन्नयन और क्वथनांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, और प्रार्थना दाब। अगला है आपके पास सेकंड प्रश्न, उपसय संयोजन संख्या से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है ना। तो उपसय संयोजन यौगिक में वर्ग कोष्ठक के मध्य केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की दाता परमाणु की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। यानी कोई भी आपके पास उपसय संयोजन यौगिक होगा, उसमें जो केंद्रीय परमाणु होगा, यहाँ पर जो एटम होगा, उसमें जुड़े हुए कुल दाता परमाणु की संख्या, तो लिगेंड यहाँ पर होते हैं, इनके जितने भी दाता परमाणु इसके साथ जुड़े होंगे, उनकी जो कुल संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। इसको हम रिटर्न पे यहाँ पर देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, उपसय संयोजन यौगिक में वर्ग कोष्ठक के मध्य केंद्रीय परमाणु से जुड़े दाता परमाणु की कुल संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं, या कुल संख्या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें Cu, तो Cu की जो उपसय संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि एक अमोनिया में एक दाता परमाणु उपस्थित होता है। तो 4 अमोनिया में कितने होंगे? 4। तो Cu की जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उपसय संयोजन संख्या होगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित को क्षारकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 3, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो एमीन की क्षारीय प्रकृति है वो भिन्न भिन्न प्रभावों पर निर्भर करती है। बहुत सारे प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जिस पर एमीन की क्षारकता निर्भर करती है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने एक ऑर्डर देखना है कि क्षारकता क्रम को कैसे कैसे आप अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे इजी ट्रिक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एमीन को देखना है कि एथेन वाला एमीन है या मेथेन वाला। तो सबसे ज्यादा जो क्षारकता होती है किसकी होती है? एथेन वाला एमीन, C2H5, और इसमें जो एमीन समूह जुड़ा होगा उसकी क्षारकता ज्यादा होती है। उसके बाद CH3 वाले की क्या होती है? उससे थोड़ा कम होती है। फिर अमोनिया की और कम होती है क्षारकता क्रम। और उसके बाद किसका होता है? बेंजीन पर कोई अगर NH2 समूह जुड़ा होगा तो उसकी क्षारकता क्या होगी? और कम होती है। यानी इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हमने पहले एमीन को पहचानना कि एथेन वाला एमीन है, मेथेन वाला है, अमोनिया है या बेंजीन वाला एमीन है, ठीक है ना। तो अगर एथेन वाला एमीन होगा तो उसकी क्षारकता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम मेथेन वाले की होगी, उससे कम एनिलीन की होगी, और उससे कम बेंजीन वाले एमीन की होगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एथेन में कितने H होते हैं? एथेन में आपने बोला कि 5 H होते हैं, ठीक है ना। तो हमने 3 प्रकार के एमीन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, सिंपल है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि एथेन में 5 एमीन होता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो क्षारकता क्रम होता है वो द्वितीयक का होता है। एथेन में किसका होता है? द्वितीयक एथेन का क्षारकता क्रम सबसे ज्यादा होता है। किसमें? C2H5 वाले के केस में सबसे ज्यादा किसका होता है? द्वितीयक का। उससे कम किसका होता है? 2 के साथ कितना ऐड करेंगे? 5 हो जाए, क्योंकि एथेन में 5 H होते हैं, तो कितना ऐड करेंगे? 3, ठीक है। इसको समझने के लिए फिर बचा हुआ कौन सा? प्राथमिक। यानी सबसे ज्यादा जो क्षारकता क्रम होगा वो किसका होगा? क्षारीय प्रकृति होगी, द्वितीयक एमीन की होगी, फिर तृतीयक की होगी, और उससे कम क्या होगी? प्राथमिक की होगी। अब इसके बाद क्या कहा था मैंने कि आपने मेथेन वाला देखना है, इससे कम किसका होगा? मीथेन का, ठीक है ना। तो मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन का सबसे ज्यादा होता है द्वितीयक का। उसके बाद 2 के साथ कितना ऐड करेंगे कि ये 3 हो जाए? तो आपने कहा 1 ऐड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बचा हुआ कौन सा? तृतीयक। इसके बाद हमारा क्या आएगा? अमोनिया आएगा, NH3 का, और उससे और कम जो होगा वो किसका होगा? बेंजीन वाले एमीन का क्षारकता क्रम होता है। यानी सबसे ज्यादा क्षारकता क्रम एथेन के द्वितीयक का होता है, उसके बाद एथेन के तृतीयक का उससे कम, फिर प्राथमिक का और कम, उसके बाद मेथेन के द्वितीयक, फिर मेथेन का प्राथमिक, और फिर मेथेन का तृतीयक। उसके बाद क्या आएगा? एमीन और अमोनिया, और उसके बाद एमीन, यानी बेंजीन वाले एमीन के। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो आपके पास क्वेश्चन है। अब यहां पर समझो, यहां पर आपके पास जो प्रश्न है वो कैसे कैसे है। यहां पर लिखा अमोनिया, ठीक है, यहाँ पे एथेन एमीन है, यहाँ पर भी एथेन एमीन है, यहाँ पर भी एथेन एमीन है। तो मैंने इससे पहला जो आपके पास पेपर सॉल्व करवाया था वहां पे बताया था कि आप कैसे कैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन को पहचानेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये देखना है कि प्राथमिक एमीन को कैसे पहचानते हैं, द्वितीयक एमीन को कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए आप पिछला जो आपके पास वीडियो रहा होगा उसको देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन से 3 H कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? तृतीयक एमीन हो गया।
इसमें से 2H कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, द्वितीयक हो गया और ये प्राथमिक हो गया। तो बीच वाला जो है इसकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, तृतीयक वाले की होगी। एथेन के तृतीयक यानी ये वाला, ये हो गया तृतीयक, ये हो गया द्वितीयक बीच वाला, ये हो गया प्राथमिक और ये अमोनिया। तो सबसे ज्यादा किसका बताया था मैंने, द्वितीयक का बताया था, तो 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री यानी लास्ट वाले का, उसके बाद क्या होगा प्राथमिक यानी दूसरे नंबर पे, और उसके बाद अमोनिया। तो अमोनिया का जो क्षारकता क्रम होगा वो सबसे कम होगा। तो आपके पास जो हमारे यहाँ पे चैप्टर है एमीन वाला चैप्टर, उसमें इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आप उनको अच्छी प्रकार से सॉल्व करके ही पेपर में जाएं। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले वीडियो में ये जरूर देख लेना कि आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन की पहचान कैसे करेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आप कृपया करके पिछला वीडियो देखें, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न का कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको शो करवा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप कि सबसे ज्यादा किसका होगा, द्वितीयक का। द्वितीयक अमीन का क्या होता है, सबसे ज्यादा क्षारकता क्रम होता है, उसके बाद उससे कम तृतीयक का, उससे कम प्राथमिक, उससे कम अमोनिया का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था H2O द्रवावस्था में होता है, H2S गैस अवस्था में होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन का आकार छोटा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, NH3 में नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है और इसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना, जिसके कारण नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। परंतु PH3 में फास्फोरस का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी और आयनन ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण PH3 हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है। ऐसे H2 और H2S की बात करेंगे। ऑक्सीजन का आकार छोटा, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, डी उपकोष की अनुपस्थिति या डी कक्षक की अनुपस्थिति होने के कारण ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है और जल में द्रवावस्था में होता है। जबकि H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है और ये हमारा द्रवावस्था में नहीं होता है, ठीक है, ये गैस अवस्था में होता है, ठीक है। तो इसको आप रिटर्न में देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि NH3 में नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च तथा डी कक्षक की अनुपस्थिति होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जबकि P का आकार बड़ा होता है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, PH3 में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है इसके, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। 5th क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या कराया जाता है, अपचयन करवाया जाता है। इसकी उपस्थिति में हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है, यानी H जोड़ते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे RCOH जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सामने पड़ा था प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते तो एल्डिहाइड बनेगा और इसका फिर ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पुनः क्या करेंगे, अगर हम उसका अपचयन करते हैं, उल्टा ऑक्सीकरण का उल्टा करते हैं तो क्या बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब एक H2O भी हमारा बाहर हुआ होगा। तो देखो हमारे पास कुल हाइड्रोजन कितने चाहिए थे, 2 तो चाहिए इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटाने के लिए। तो देखो R तो हमने जैसे कि तैसे लिखा, फिर C है, C को हमने यहाँ पे लिखा, C के साथ 2H ऐड कर दिए और OH लगा दिया, ठीक है, प्लस H2O का निर्माण होता है। यानी जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ की जाती है तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो हमारी अभिक्रिया इस प्रकार से संपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु को स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी जो अर्धायु होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर आपके पास 1 नंबर का पूछा जाएगा तो आपने क्या लिखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन अगर आपके पास पूछा जाए कि अर्धायु को स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है या नहीं,
तो आपने सिद्ध करने के लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको सॉल्व करा के बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो k का मान होता है वो क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइड बाई आर। यदि t बराबर हमने क्या कर दिया, t हाफ रख दिया, तो जो r होगा वो क्या होगा, आर नॉट डिवाइड बाई 2, यानी अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता का क्या होगी, आधा रह जाएगी। यानी अगर किसी काम को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं तो 5 मिनट में कितना काम पूरा हो गया होगा, तो आप क्या बोलोगे, 5 मिनट में आधा काम पूरा हो गया होगा। तो t को जब हम आधा कर देते हैं तो जो अंतिम सांद्रता होगी वो पहले की आधा बच जाएगी, यानी आर नॉट डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो समीकरण 1 है ये वाली, और समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 यानी t हमारा चला गया यहाँ और k आ गया नीचे, तो t की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे t हाफ लिख दिया। 2.303 तो है ही, डिवाइड बाई k हो गया, लॉग आर नॉट तो ऊपर था लेकिन जो नीचे वाला r है उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, आर नॉट डिवाइड बाई 2 लिख दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे अब हमारा r से क्या हो जाएगा, r कट जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख रहे होंगे जो t हाफ है वो कितना है, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 2 ऊपर चला गया और r से क्या हो गया, आर नॉट कैंसिल हो गया, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया। अगर लॉग 2 की बात करूं तो इसका मान होता है 0.3010। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 2.303 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, t हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो जो प्रथम कोटि के हाफ लाइफ यानी t हाफ है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे कहीं आर नॉट है ही नहीं। अगर आर नॉट नहीं है तो ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे आपने रिटर्न में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु पर अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं अभिकारक की सांद्रता बढ़ा भी दूं या कम कर दूं तो उसके अर्धायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विलयन के प्रासरण दाब से क्या तात्पर्य है। तो विलयन के प्रासरण दाब यानी किसी विलयन में वह बाह्य दाब जो किसी विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, पाई से व्यक्त करते हैं। तो आपको रिटर्न में इसको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वह बाह्य दाब जो किसी विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है प्रासरण दाब कहलाता है, जिसे पाई से व्यक्त करते हैं। और पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है। पाई तो हो गया प्रासरण दाब, C क्या हो गया सांद्रता, R क्या हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T क्या हो गया तापमान। ठीक है, प्रासरण क्या होता है, जब कोई विलय के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। और इस प्रासरण को रोकने के लिए जो बाहर से दाब लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। यानी प्रासरण को रोकने के लिए लगाए जाने वाले बाह्य दाब को ही हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न को बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। यानी क्लोरोबेंजीन से DDT और कार्बन टेट्राक्लोराइड से फ्रीऑन। तो क्लोरोबेंजीन से DDT को हम यहाँ पर समझाएंगे आपको किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये वाला हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये और ये हमने दो ले लिए, तो दो को हमने अलग अलग ले लिया। एक क्लोरोबेंजीन ये हो गया और दूसरा क्लोरोबेंजीन ये हो गया। अगर इसकी क्रिया हम क्लोरल के साथ करवाते हैं यानी ट्राई क्लोरोएथेनॉल, 3 क्लोरीन यहाँ पे है, एक कार्बन और एक कार्बन ये हो गया, तो कुल कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरोएथेनॉल के साथ अगर हम क्या करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं। तो कैसे कैसे क्रिया करेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो H है ये 2H इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्या बना देगा, H2O बना देता है। बस बन गया हमारे पास क्लोरो, यानी 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन जैसे यहाँ पे थे वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 बेंजीन है, यहाँ पर भी 2 बेंजीन लिख दिए। यहाँ से जो बॉन्डिंग होगी, यहाँ से H हटा था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमने यहाँ से बॉन्ड बढ़ा दिए और यहाँ पे बचा हुआ CH, तो मैंने CH CCl3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका नाम जो हो गया वो क्या हो गया, देखो यहाँ पे DDT का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा। D मतलब डाई, और डाई कितने, क्लोरीन, तो डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन हो गया। फिर D है तो डाई फिनाइल, एक फिनाइल दूसरा फिनाइल, डाई फिनाइल। T मतलब ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन ही है और एक कार्बन यहाँ पे और दूसरा कार्बन यहाँ पे, तो क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथीन होता है। ये कब बनता है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ कराई जाती है तो DDT का निर्माण होता है। ठीक है,
अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 से फ्रीओन बनाने की विधि की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जब टेट्राक्लोरोकार्बन यानी टेट्राक्लोरो 4 क्लोरीन है यहाँ पर और कार्बन, टेट्राक्लोरो मीथेन बोलो या कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलो, है ना। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की जाती, किसकी उपस्थिति में, पेंटा क्लोरो एंटीमनी SbCl5 यानी पेंटाक्लोरो एंटीमनी की उपस्थिति में की जाती है, तो क्या बनता है आपके पास CCl2 और जो 2 Cl हैं वो इस H के साथ क्रिया करेंगे, यहां से 2 Cl यही वाले आपस में क्रिया करेंगे और क्या बना देंगे, +2HCl का निर्माण करते हैं। तो देखो 2 Cl निकल गए और उन 2 Cl की जगह क्या आ जाएगा, F2 का निर्माण हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, फ्रीओन के नाम से जानते हैं। यानी 1,1 डाइफ्लोरो 1,1 डाइक्लोरो कार्बन या मीथेन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीओन कहते हैं। और इसी का प्रयोग कहां पे किया जाता है, फ्रिज में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। CCl2F2 क्या होता है, फ्रीओन या डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, कृत्रिम मधुरक क्या है। ठीक है, सैकरीन का संरचनात्मक सूत्र लिखे। तो जो कृत्रिम मधुरक है यानी वे मधुरक जो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं और जिनमें शर्करा का मान क्या होता है, 0 होता है, लेकिन मानव द्वारा निर्मित होता है यानी कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, क्या कहलाते हैं, कृत्रिम मधुरक कहते हैं। ठीक है ना। सैकरीन का भी हम यहाँ पर सूत्र देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे रिटर्न में देखेंगे इसको, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, वे मधुरक जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं यानी मानव द्वारा बनाए जाते हैं तथा स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, परंतु इनमें शर्करा का मात्रा क्या होती है, 0 होती है। यानी शर्करा की मात्रा क्या होती है, 0 होती है। क्या कहलाते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है आपके पास सैकरीन भी है और एस्पार्टम भी है। ठीक है ना। तो सैकरीन का अगर हम सूत्र की बात करें, सैकरीन का सूत्र क्या है, बेंजीन पर यहाँ पर SO2 है, नीचे के CO कार्बोनिल समूह है, और ये दोनों समूह जब हमारे किससे जुड़ते हैं, NH से जुड़ते हैं, तो क्या कहलाता है, सैकरीन कहलाता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसका है, सैकरीन का है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, IUPAC नियमों के आधार पर निम्न को सुव्यवस्थित कीजिए। यानी आपने क्या करना है, इनको IUPAC नाम लिखने थे। ठीक है ना, इनका क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला इस टाइप का होना था। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वर्ग कोष्ठक के पहले कोई तत्व तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पोटेशियम, के दिख रहा है, तो आपने क्या लिख देना, इसका सीधे नाम लिख देना पोटेशियम। कितनी संख्या है वो नहीं लिखनी है, क्या लिख देना, पोटेशियम। इसके बाद यहाँ पर देखना है कि आपके पास लिगेंड कौन कौन से है। तो यहाँ पर एक ही लिगेंड है, वो है CN। ठीक है, लेकिन CN की संख्या कितनी है, 6। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। और यहाँ पे संकुल देखेंगे तो जो संकुल होता है हमारे पास वो कैसा है हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर K जो है हमारे यहाँ प्लस से हटेगा तो इस संकुल पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस। इसका मतलब जो Fe का नाम है वो सामान्य नाम ना होकर बल्कि परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर Fe का जो नाम होगा वो क्या होगा, फेरेट होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो एक CN का -1 होता है, तो 6 CN के कितने होंगे, -6। एक पोटेशियम का +1 होता है, तो 4 पोटेशियम के क्या होंगे, +4। तो +4 और -6 कितना हो गया, -2। तो Fe क्या होगा, +2, यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरा जो आपके पास खा वाला है, ठीक है ना, तो खा में देखेंगे आप कि कॉपर NH3 SO4 है, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर NH3 SO4 है, इसमें यहाँ पे कोई तत्व है नहीं जी, आपके पास कोई मेटल या कोई भी चीज है ही नहीं। तो सीधे आपने लिगेंड पे देखना है। तो लिगेंड कौन सा है, अमोनिया है। कितने अमोनिया है, 4 है। तो आप क्या लिखें, टेट्राएमीन कॉपर। इसके बाद लिगेंड और तो नहीं है ना, तो इसके बाद क्या करें, टेट्राएमीन, उसके बाद कॉपर, क्योंकि हमारे पास ये संकुल कैसा है, हमारे पास ये संकुल होगा हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि SO4 नेगेटिव होता है। तो कॉपर हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखनी है, तो NH3 तो होती है 0, SO4 -2 होता है, तो कॉपर पे क्या होगा, +2, यानी टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड। और SO4 जो उसको क्या लिखेंगे हम, सल्फेट। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पे कैटायन का नाम लिखा जाता है, यानी जो आपका मेटल होगा यहाँ पर
इसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद कैटायन, सबसे पहले किसका नाम आता है? कैटायन का। उसके बाद लीगेंड का, और लीगेंड का किसके आधार पर आएगा? अल्फाबेट के आधार पर। उसके बाद मेटल का नाम आता है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर आती है, और फिर जो लास्ट में एनायन होगा उसका नाम आता है। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले कैटायन, उसके बाद लीगेंड, उसके बाद मेटल, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, और फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। तो इसको मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफिरेट सेकेंड, और यहाँ पे क्या है? टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज आपने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 को आसानी से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो इनमें समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।